हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी शिक्षक ओम प्रकाश कुमार आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो हमारा लेक्चर सीरीज का जो अगला भाग है लेक्चर 12 और चैप्टर 3 धातु और अधातु का ये लास्ट लेक्चर है। इसलिए आप लोग इस लेक्चर को जो बहुत सावधानी से देखिएगा और बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये लेक्चर जो बहुत महत्वपूर्ण है बड़ा वाले क्वेश्चन के लिए भी और छोटा वाले क्वेश्चन की दृष्टि से भी। इसलिए आप लोग इस लेक्चर को बहुत बारीकी से सुनिएगा और इसका जो है फेयर भी कीजिएगा। नोट भी हम बनाते जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। तो चैप्टर चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह धातुओं का निष्कर्षण या अयस्क का सांद्रण। तो हम लोग जानते हैं कि धातु जो होते हैं वह धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं, अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से। तो उसमें जो हम लोग बांट सकते हैं धातु को, वह उच्च अभिक्रियाशील धातु, यानी उच्च अभिक्रियाशील धातु वैसे धातु को कहते हैं जो कि तुरंत किसी भी चीज़ से जो है रिएक्शन कर लेता है। जैसे उच्च अभिक्रियाशील धातु में देख रहे हैं कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब उच्च अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो है उसमें जिंक, फेरस और सीसा आता है। और निम्न अभिक्रियाशील धातु जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, कॉपर हो गया इसमें, उसके बाद हो गया आपका सिल्वर हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया। ठीक है, ये दोनों खास करके सिल्वर और गोल्ड जो है ये स्वतंत्र अवस्था में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही निम्न अभिक्रियाशील धातु है। अब किस प्रकार के धातु को हम लोग कैसे उसका सांद्रण करेंगे, कैसे उसका निष्कर्षण करेंगे, क्योंकि कोई भी जो धातु है वह अयस्क के रूप में ही पाया जाता है। अयस्क का परिभाषा जो हम लोग सारा चीज़ जो इससे पहले वाला लेक्चर में जो है जान चुके हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का जो है निष्कर्षण हम लोग कैसे करेंगे, इसके अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु हम लोग जानते हैं कि वह किसी से भी जो रिएक्शन जब करता है बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, उच्च अभिक्रियाशील धातु को जो हम लोग इसका सांद्रण करते हैं, निष्कर्षण करते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा हम इसका सांद्रण करते हैं। उसके बाद फिर जो डायरेक्ट इसका क्या होता है, धातु को शुद्ध कर लिया जाता है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उच्च अभिक्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब जो है इसको किस विधि के द्वारा हम लोग सांद्रण करते हैं, या धातुओं का निष्कर्षण किस मेथड के द्वारा किया जाएगा। तो एक ही इसका है विद्युत अपघटन। अब मेन क्वेश्चन जो इसमें आता है वो मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो है, यहाँ से हमारा इसमें मेन ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। तो इसको जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो है 2 तरह से पाया जाता है। इसका अयस्क 2 रूप में पाया जाता है। कुछ अभिक्रियाशील धातु जो है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है और कुछ सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। अब जब कार्बोनेट अयस्क के रूप में जब पाया जाएगा कोई भी धातु, कार्बोनेट अयस्क, उसके बाद है सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में जो धातु पाया जाएगा, तो हम लोग जानते हैं इससे पहले 2 परिभाषा हम लोग जान चुके थे, निस्तापन और वर्जन का। तो कार्बोनेट अयस्क का सबसे पहले क्या करेगा, यदि कोई मध्यम अभिक्रियाशील धातु है और वह कार्बोनेट अयस्क के रूप में है, तो कार्बोनेट अयस्क का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। तो निस्तापन क्या होता है, निस्तापन का परिभाषा आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि निस्तापन क्या होता है कि इसको गर्म करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, लेकिन बिना ऑक्सीजन के सहायता से इसको हम गर्म करेंगे तो वह ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, ये ऑक्साइड में बदल जाएगा और फिर ऑक्साइड से हम लोग जानते हैं कि उसका ऑक्साइड को तोड़ेंगे, अपचयन करेंगे, फिर धातु का शोधन करेंगे। तो कार्बोनेट गैस का सबसे पहले निस्तापन करेंगे। तो निस्तापन के बाद ये किस चीज़ में बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा, धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा। धातु का
ऑक्साइड में बदल जाएगा। और ऑक्साइड का क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका अपचयन कर लेंगे। अपचयन जानते हैं, अपचयन उपचयन, ऑक्सीजन का टूटना, यानी इसमें ऑक्सीजन अभी जुटा हुआ है, इसका जैसे ही अपचयन करेंगे जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ऑक्सीजन जब निकल जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, शुद्ध धातु मिल जाएगा, यानी धातु का शोधन कर लेंगे, यानी शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से सल्फाइड अयस्क का क्या करेंगे हम लोग, भर्जन करेंगे। सल्फाइड अयस्क का क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। तो भर्जन के बाद भी क्या हमको प्राप्त होगा, ऑक्साइड ही प्राप्त होगा। किस चीज़ का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। ऑक्साइड के बाद इसमें भी क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। इसके बाद सेम प्रोसेस और धातु का शोधन कर लेंगे, उसके बाद शुद्ध धातु हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धातु का शोधन कर लेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं, जो हमारा ये लास्ट टॉपिक का जो लास्ट चीज़ है वह है निम्न अभिक्रियाशील धातु, जिसमें कि कॉपर आता है, मरकरी, सिल्वर आता है और गोल्ड आता है। ये निम्न अभिक्रियाशील धातु है, यानी ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता, या तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो ये जो ज़्यादातर जो ये पाया जाता है, ये सल्फाइड अयस्क के रूप में ये पाया जाता है। ये किस रूप में पाया जाता है, ये ज़्यादातर या तो स्वतंत्र अवस्था में या सल्फाइड अयस्क के रूप में ये पाया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क के रूप में जब ये पाया जाता है, इसको क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क का हम लोग क्या जानते हैं, सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं, भर्जन करेंगे। तो भर्जन जैसे करेंगे तो ये ऑक्साइड रूप में ये नहीं बदलता है। भर्जन करेंगे जैसे डायरेक्ट हमको उसको धातु प्राप्त हो जाएगा, और धातु को क्योंकि ये ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन करता नहीं है, तो धातु हमको प्राप्त हो जाएगा। और धातु से क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको शुद्ध करके उसका परिष्करण कर लेंगे, धातु को डायरेक्ट शुद्ध कर लेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं। तो ये हम इसमें देख रहे हैं कि धातु का जो निष्कर्षण होता है या अयस्क का जो हम लोग सांद्रण करेंगे, मेन 3 ही टेक्निक है किसी भी प्रकार का अयस्क का। एक है विद्युत अपघटन, इसमें 3 ही टेक्निक है किसी भी, एक है विद्युत अपघटन, दूसरा है कार्बोनेट अयस्क के रूप में, तीसरा है सल्फाइड, यानी विद्युत अपघटन के द्वारा, निस्तापन या भर्जन के द्वारा। यही 3 विधि से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अयस्क का सांद्रण करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त, और इसी लेक्चर के साथ हमारा ये तीसरा चैप्टर जो समाप्त होता है। और आशा करते हैं कि ये यहाँ तक यदि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आगे परीक्षा है। और इस लेक्चर को हमारे ख्याल से यदि आप देख लेते हैं 12वीं लेक्चर तक, पहला से लेकर के 12वीं लेक्चर तक, तो 3 चैप्टर तक आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत परीक्षा में होने वाला नहीं है। धन्यवाद, गुड नाइट।